तारा की हाल ही में कार्तिक से शादी हुई होती है। एक दोपहर जब वो सो रही होती है, तभी उसकी सास पूनम एकदम से आकर उस पर चिल्ला पड़ती है। बहू, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? अरे निकम्मी कामचोर लड़की, भरी दोपहर में घोड़े बेचकर सोते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? क्या माँ जी, आप भी बस इतना सा कहने के लिए मुझे आपने चिल्लाकर उठा दिया। कहीं आज मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? अरे ऐसा कौन करता है भला? ज्यादा बकवास मत कर और जल्दी उठ। ऐसे सोती मत रहे। रात भर क्या मच्छर मारती बैठती है क्या तू, जो दिन में तुझे सोना पड़ता है? अगर इतना सोएगी तो घर में पनौती आएगी। अरे माँ जी, सुबह भी तो मैं जल्दी ही उठती हूँ ना, इसीलिए दिन में थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। अब व्यक्ति के आराम करने से घर में पनौती कैसे आ सकती है? सोने दीजिए ना माँ जी। आज मैं 6 बजे उठी थी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। पर मैंने सारे काम निपटा दिए हैं माँ जी। तो क्या हुआ? शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दे। और तुझे मैंने कहा था ना कि मसाले सिलबट्टे पर पीसने चाहिए, तो तूने वो सब क्यों नहीं किया? पहले वो जाकर कर ले। क्या? सिलबट्टे पर? हाँ, मिक्सर में पीसने से मसाला पूरी तरह नहीं पीसेगा, और साथ ही सिलबट्टे से पीसेगी तो उतनी ही बिजली की भी बचत हो जाएगी। और मेरे हाथों पर जो छाले आ जाएंगे, उनका क्या माँ जी? अरे तेरे छालों को मार गोली। वैसे भी एक गृहिणी को आए दिन छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं, और ये तो काफी आम बात है। देख बहू, ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है तेरा। इसलिए अब तू यहाँ पर जब जी चाहे सोए, जब जी चाहे उठे। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलने वाला। यहाँ पर तौर तरीके से रहना होगा, क्योंकि ये तेरा अपना घर नहीं है, पति का घर है। इसीलिए अपना बहुधर्म अच्छे से निभा। क्या? पति का घर? फिर पूनम वहां से चली जाती है और बेचारी तारा को रसोई में जाकर काम करना ही पड़ता है। पर तब उसे अपने मायके की बहुत याद आती है। लड़कों को तो अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन शादी होने के बाद लड़कियों को ही अपना घर छोड़कर पराए घर में जाना पड़ता है। और यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्कूल या हॉस्टल में आ चुकी हूँ। इतने नियम और कानून तो स्कूल में भी नहीं होते जितने कि मेरे ससुराल में हैं। कुछ ही दिनों में मेरा ये हाल है, ना जाने आगे चलकर क्या होगा मेरा। ऐसे ही एक रोज जब सास की सहेलियां घर आती हैं, अरे वाह पूनम, तेरी बहू तो एकदम गुनी है। तेरे हर हुकुम को अपने सराखों पर रखती है। चल चल, ज्यादा नजर मत लगा अब। अरे हमारी बहुएं तो हमारी सास बन चुकी है, और एक तेरी बहू है। अरे इन सब में तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुम दोनों शुरुआती से ही अपने बहुओं के साथ सख्ती से पेश आती, तो आज वो इस तरह से तुम्हारे सर पर बैठकर नहीं नाच रही होती। हाँ पूनम, शायद तू सही कह रही है। अरे बहुओं को जितना दबाव में रखोगी, उतने ही तुम फायदे में रहोगी। लेकिन अब तो तुम दोनों का वक्त गया, क्योंकि तुम्हारी बहुएं तो अब दबाव में आने से रही। यह सब तारा चुपके से सुन लेती है। अपने ससुराल को लेकर मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन यहाँ पर मेरी सास है जो किसी हिटलर से कम नहीं है। फिर जब पूनम की सहेलियां चली जाती हैं, तभी माँ जी, आपकी सहेलियां तो बहुत ही अच्छी है। क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? वैसे कल मेरी भी सहेलियों को मैंने घर पर बुलाया है खाना खाने के लिए। इसी बहाने वो आपसे, पापा जी से और कार्तिक से भी मिल लेगी। क्या? अरे तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? तेरे ससुराल में तुझसे मिलने आते हुए तेरी सहेलियों को शर्म नहीं आती क्या? अरे माँ जी, वो लोग कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो उन्हें शर्म आ जाए। मुझसे मिलने ही तो आ रहे हैं ना यहाँ पर। अरे किससे पूछकर बुलाया तूने उन्हें? मायके की बात अलग होती है, लेकिन ये मेरा घर है। यहाँ पर कब कौन आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, ये सब मेरे ऊपर निर्भर है। और मेरी अनुमति के बिना इस घर का एक पन्ना तक इधर का उधर नहीं होना चाहिए। समझी कि नहीं तू? अब जाकर कह दे अपनी सारी बेवकूफ सहेलियों से कि कल यहाँ पर मुंह उठाकर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी,
तारा के पास और कोई चारा नहीं होता और उसे अपनी सहेलियों को घर आने से मना करना ही पड़ता है। ससुराल में आने पर अब उसे कई सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। बाहर भी जाना हो, कुछ खरीदना हो, छोटे से छोटे काम के लिए उसे अपनी सास की ही अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक सुबह, तारा, कल तुमने पापा और मुझे टिफिन में दाल तो दे दी, पर चावल क्यों नहीं दिए? भूल गई थी क्या तुम? अरे ध्यान कहाँ पर रहता है तुम्हारा? हाँ बहू, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। हम दोनों तो दिन भर दुकान को संभालते हैं, तो ऐसे में हमें कितनी भूख लगती होगी। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन कल सुबह बहुत काम था और उसी चक्कर में मैं शायद आप दोनों को चावल देना भूल गई। लेकिन आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, पक्का। अरे सारी फसाद की जड़ तो इसका कमबख्त फोन ही है। दिन भर ये तो बस उसी में लगी पड़ी रहती है, कभी इस सहेली से तो कभी उस सहेली से, कभी अपनी माँ से तो कभी अपनी भाभी से। अब तू फोन को हाथ लगाकर दिखा, मैं तुझ पर कड़ी नजर रखूंगी और सारा काम ठीक से करने के बाद ही तुझे तेरा फोन मिलेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? जितना आप बता रही हो मैं उतना फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। बहू, अपनी सास के साथ सलीके से पेश आओ। पर पापा जी। बस तारा, माँ ने जो कहा है वो सुनो, ज्यादा परवर मत करो। पूनम अब तारा को सारा काम खत्म होने के बाद ही फोन देती है। वो बहुत दुखी होती है और ये सब अपनी माँ विद्या को कॉल करके बताती है। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है बेटी? देखो ना माँ, कितनी कठोरता से पेश आ रहे हैं ये मेरे ससुराल वाले। अरे अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, घर गृहस्थी संभालना ये सब कुछ नया नया है मेरे लिए अभी। तो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होगी ही ना, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये लोग मुझे छोटी मोटी गलतियों की इतनी बड़ी सजा दे दे। पूरा दिन मेरे पास कोई फोन नहीं रहता, बस काम में ही लगी रहती हूँ मैं। तारा बेटा, मैं सब समझ पा रही हूँ। अरे ससुराल वाले नई बहू के साथ ऐसे ही पेश आते हैं ताकि बहू को ज्यादा ढील ना मिल सके और वो घर में सही से रह पाए। लेकिन तू उन सब की बातों का और इस व्यवहार का बुरा मत मान बेटा। वो लोग तेरे दुश्मन थोड़ी ना है, और तू देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फिर भी माँ। अरे बाबा, हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो भी गया है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तू बस अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा और किसी को भी शिकायत का मौका बिल्कुल मत देना। सबका दिल जीत लेगी तो सब तेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे। वो लोग कोई बुरे लोग नहीं है बेटा, लेकिन उनके दिलों में तुझे अपनी जगह बनानी होगी। हाँ माँ, समझ रही हूँ मैं। चल अब मैं रखती हूँ, 4 बज चुके हैं। मुझे थोड़ी देर में मंदिर भी तो जाना है, तैयार हो जाती हूँ। ठीक है माँ। तारा मन ही मन अपने ससुराल में रहकर भी उदास रहती है। उसके पास बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं होता, क्योंकि दिन भर पूनम उसका फोन अपने पास ही रखती है। फिर रात में सोते समय, कार्तिक, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज ना मैंने टीवी पर एक सीरियल देखा जिसमें एक आदमी हूबहू तुम्हारी तरह ही दिख रहा था। अरे यार, बंद करो अपनी बकबक और सोने दो मुझे। इसके पास भी मेरे लिए समय नहीं है। मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए। दिन ब दिन मुझे यहाँ पर अब घुटन महसूस होने लगी है। माँ जी और पापा जी से तो मैं क्या ही उम्मीद रखूं प्यार की, लेकिन जिस पति से उम्मीद थी, अब शादी के बाद वो भी अपने असली रंग दिखा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। फिर एक रोज तारा को मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का बहुत मन करता है, और तभी आज तो मैं पूरे बाजार में अच्छा वाला साग तो ढूंढ कर ही रहूंगी। ठंड के मौसम में साग और मक्के की रोटी खाई नहीं तो क्या ही खाया। बड़ा मन कर रहा है यार। माँ ने कहा था कि ससुराल वालों का दिल जीत ले, और आज मेरे हाथ का साग खाकर सबके सब एकदम खुश हो जाएंगे। फिर तारा काफी देर तक बाजार में अच्छा सा साग ढूंढती है और घर आकर सबके लिए बड़े ही प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती है।
लेकिन जब ये सब पूनम देखती है तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब क्या है बहू? ओफो माँ जी, आप पक्का देसी ही हो ना? अरे आपको ये नहीं पता, हमारी पंजाबियों की जान बसती है इसमें। सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी बहुत स्वादिष्ट बना है और आज इसे खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने बना दिया। पापा जी और कार्तिक भी इसे खाकर इसके दीवाने हो जाएंगे। अरे नालायक लड़की, तुझे मैंने कहा था ना कि इस घर में कोई भी काम मेरे अनुमति के बिना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तूने अपनी मर्जी से सरसों का साग क्यों बनाया, बता? अरे माँ जी, अब मुझे भी यही लगा कि आप सबको भी ये पसंद होगा और मुझे भी इसे खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने बना दिया। देख बहू, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। इस घर में तेरी नहीं मेरी चलेगी। क्या बनेगा और क्या नहीं ये सब भी मैं ही तय करूंगी। लेकिन माँ जी, हर हफ्ते तो आपकी, कार्तिक की और पापा जी की पसंद का खाना बनता है, तो आज अगर मैंने अपनी पसंद का खाना बना भी दिया तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने? मेरी इच्छा का इस घर में कोई महत्व नहीं है क्या? तभी वहां पर कार्तिक आता है। तारा, तुम्हें उसी दिन पापा ने कहा था ना कि माँ के साथ सलीके से पेश आना, तो ये सब क्या है? पर कार्तिक, मैंने क्या गलत बोला है? चुप हो जाओ तारा, हमारे यहाँ पर औरतें बड़ों के सामने सर झुकाकर चुपचाप रहती है और तुम तो माँ को उल्टा जवाब देती हो। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। आज तो हम ये सब खा लेंगे, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। कायदे कानून में रहोगी तो खुश रहोगी, वरना मैं तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। पूनम के लिए हर दिन दुख भरा साबित होता है। फिर एक दिन जब उसकी सहेली का जन्मदिन होता है, तभी, यार तारा, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे पार्टी में आना ही होगा। यार रीचा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं सच में नहीं आ पाऊंगी। प्लीज मेरा इंतजार मत करो और तुम सब अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, अगर तू नहीं आएगी तो मैं भी अपना जन्मदिन मनाऊंगी ही नहीं। अरे यार, अब भला ये कैसी जिद हुई? देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि तू मेरे लिए कितनी स्पेशल है, इसीलिए तुझे आना ही होगा। बात खत्म। इतना कहकर रीचा कॉल कट कर देती है और अब तारा बहुत चिंतित हो जाती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी से बिना पूछे जाऊंगी तो वो फिर से कलेश कर देगी। नहीं नहीं, हिम्मत जुटाकर एक बार माँ जी से पूछ ही लेती हूँ। हाँ तो हाँ, ना तो ना। फिर तारा पूनम के कमरे में जाती है और तब पूनम टीवी देखने में व्यस्त होती है और वो तारा का सवाल ठीक से सुने बगैर ही वो उसे हाँ बोल देती है। क्या सच में माँ जी? पहली बार आपने मुझे किसी चीज के लिए अनुमति दी है। थैंक यू सो मच माँ जी। हाँ हाँ, अब जा और ठीक से सुनने दे मुझे। तारा अब खुश होकर पार्टी में चली जाती है और उसे रात में आते आते काफी देर हो जाती है। और तभी, वहीं पर रुक जा, दरवाजे से अंदर आने की जुर्रत भी मत करना। क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये हो गया रजत का टिफिन पैक। अरे ये क्या है अनुष्का, तूने रजत को टिफिन में ये पोहे क्यों दिए हैं? ये तो दोपहर तक एकदम ठंडे हो जाएंगे। हाँ तो रजत ऑफिस में उसे गर्म कर लेगा ना, उसके ऑफिस में ओवन भी तो है। लेकिन बहू, दोपहर के खाने में कोई पोहे खाता है क्या? तो उसके लिए कुछ और बना देती ना। ओफो माँ जी, अब आपका और पापा जी का तो व्रत है और ऐसे में अब कुछ और बनाकर मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? इसीलिए मैंने रजत के लिए पोहे बना दिए और अब जब मैं पापा जी और आपके लिए दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी तभी वो खिचड़ी मैं भी खा लूंगी। तू भी ना एक नंबर की आलसी है बहू, बस सारे काम कम करने के पीछे तुली होती है, जरा सी भी मेहनत नहीं होती तुझसे। देखिए माँ जी, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको बेटे को भूखा रखा है, पोहे से पेट भी भरता है। और अगर
अगर एक दिन उसने पोहे खा भी लिया तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला। वैसे भी मैं रोज उसके लिए अच्छा ही खाना बनाती हूँ। तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है। आखिर में तो वही करती है जो तुझे करना होता है। अब त्योहार आने वाले हैं, लेकिन तूने बस ऊपर ऊपर से सफाई की है। अंदर से तो अब भी कई जगह पर धूल जमी हुई है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ माँ जी, और मैं अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकती। इसीलिए जितना करती हूँ उतने में खुश रहो। वैसे भी असली सफाई तो मन की होती है, और इंसान को मन से अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं भी ये बात किसे बता रही हूँ? आप सबके मन में तो पहले से ही मैल है। इस तरह से अनुष्का अपनी सास मिथिला को सुनाकर वहां से चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब चंदन जी ने इस गधी लड़की का रिश्ता मेरे रजत के साथ पक्का किया। फिर एक दिन, उठ गया गर्भ बेटा, रुक जा, अभी चाय बनवाती हूँ तेरे लिए। हाँ माँ। अरे ओ अनुष्का, जल्दी से मेरे बेटे के लिए चाय नाश्ता बना दे। और गर्भ बेटा, तेरी सीए की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है माँ। आपका तो कोई फायदा नहीं है देवर जी। अरे जाकर अपने भैया के साथ दुकान संभालिए। ये सीए वगैरह की परीक्षा आपसे नहीं हो पाएगी। 26 साल के हो चुके हो आप, लेकिन अभी तक तो बस अपने माँ बाप और भैया के पैसों के सहारे हो। अनुष्का, ये तू क्या बकवास कर रही है? ये तेरा देवर है। हाँ जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। अरे कब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे देवर जी? अब बस हो गया। अब पैसे कमाओ और घर में दे दो। तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू कमाकर नहीं खिलाती इसे, और तू खुद भी यहाँ पर अपने पति और हमारे सहारे पर है। इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। रहने दो ना माँ, क्यों खामखा बहस कर रही हो आप? सच कहने पर हर किसी को मिर्ची ही लगती है। अब क्या कर सकते हैं? इतना कहकर अनुष्का वहां से निकल लेती है। फिर एक रोज जब अनुष्का और मिथिला दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी अरे वाह सेल! मैं तो आज यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाऊंगी। खुशी के मारे अनुष्का उस दुकान में घुस जाती है, लेकिन भीड़ में फंसी हुई मिथिला अनुष्का को ढूंढ ही नहीं पाती और वो वहां पर खो जाती है। अरे नहीं, हर एक दुकान में देखा, ये अनुष्का कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। इस बाजार में भी मैं पहली बार आई हूँ अनुष्का के साथ। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का अच्छे से खरीदारी कर लेती है, और दुकान के बाहर आकर उसे याद आता है कि उसके साथ उसकी सास भी आई थी। ओ तेरे, सेल के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि माँ जी भी मेरे साथ आई है। अरे बाप रे, कहीं वो इतनी भीड़ में खो तो नहीं गई होगी ना? अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो घर वाले मेरे जान ही ले लेंगे। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल अनुष्का। फिर अनुष्का मिथिला को पूरे बाजार में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और घर जाने के बाद वो अपने पति रजत और ससुर चंदन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों भी बहुत घबरा जाते हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई मिथिला? तूने ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर? पापा जी, वहां पे बहुत भीड़ थी और मुझे लगा कि माँ जी तो मेरे पीछे ही है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये माँ भी ना एक जगह पर कभी रुकती भी नहीं। अरे तू अपनी माँ को क्या बोल रहा है? ये सब तेरी बीवी के लापरवाही का नतीजा है। ना जाने अब मिथिला कहाँ पर होगी। फिर रजत और चंदन मिथिला को ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो वहां पर आ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है मिथिला, जो तुम सही सलामत आ गई हो। बहुत मुश्किल से आई हूं मैं, वरना आज तो मैं भटक ही जाती। लेकिन ये सब इस बेवकूफ अनुष्का के कारण हुआ है। सेल देखी नहीं कि पागल हो गई और सब कुछ छोड़कर चली गई अंदर। मैं बाहर कुछ सामान देख रही थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन सी दुकान में घुसी है, और वहां पर तो हर दुकान में कितनी भीड़ लगी थी।
ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? अरे आपको भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना। आप मेरे लिए वहां पर क्यों नहीं रुकी? आखिर आप हिली क्यों वहां से? तू तो अब चुप ही हो जा। मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया है। रजत, तेरी बीवी को कह दे, आजकल ये कुछ ज्यादा ही करने लगी है। अरे माँ, आज आकर आप अनुष्का पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो? ये बेचारी तो आपको ढूंढ भी रही थी ना, लेकिन आप ही उसे कहीं नहीं मिली। अब आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो आपका इतना ध्यान रखा जाए। रजत, अपनी माँ से तमीज से बात कर। लेकिन पापा। बस रजत और अनुष्का बहू, अपनी जुबान और फालतू की हरकतों पर जरा लगाम लगाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सास से इज्जत से बात करो। वो तुम्हारी सहेली या पड़ोसन नहीं है, समझी कि नहीं? ठीक है पापा जी। फिर एक सुबह जब घर पर पड़ोसन ईश्वरी आती है, तभी, अरे बस अनुष्का बेटा, सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता नहीं खाया जाएगा। मैं तो बस ये टोस्ट ही खा लेती हूँ। ठीक है काकी जी, वैसे मैंने आज सुबह उपमा भी बनाया है, वो भी दूँ आपको? बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे नहीं बेटी, ये टोस्ट ही बहुत है, तुम बैठो ना। जी काकी जी। और बता ईश्वरी, आजकल बहुत सच संवर कर निकलती है तू, आखिर क्या बात है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मिथिला, अब कभी कभार सच लेती हो। अरे माँ जी, ईश्वरी काकी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। इनकी और आपकी उम्र एक बराबर ही है, लेकिन उसके बाद भी ये कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, वॉक करने जाती है और एकदम सही से रहती है। और आप देखो, वही पुरानी साड़ी पहनकर दिन भर बस घर में डेरा जमा कर बैठती हो। क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, एक जगह पर बैठने से एक दिन आप गुब्बारे जैसी हो जाओगी। ए अनुष्का, सुबह सुबह जब तू घोड़े बेचकर सोई होती है ना, तब मैं बाहर जाकर वॉक करके भी आती हूँ, और मेरे हिसाब से मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त है। और ये जो तू कुछ बोल रही है ना, वो सब अपने जीवन में लागू कर, तो उसमें तेरी ही भलाई होगी। हाँ अनुष्का, मिथिला तो हर रोज आती है पार्क में वॉक करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इस तरह से अनुष्का की बोलती बंद पड़ जाती है। वही मिथिला को अनुष्का की बात अच्छी नहीं लगती, और ईश्वरी के जाने के बाद एक मौका नहीं छोड़ती ये मेरी बेइज्जती करने का। पता नहीं बहू है या दुश्मन। काश मुझे एक ऐसी बहू मिली होती जो मुझे प्यार और सम्मान देती, लेकिन यहाँ तो मेरे भाग ही फूटे हैं। ऐसे ही एक दिन जब मिथिला और चंदन दोनों मंदिर जाते हैं, तब वहां पर वो दोनों गर्व को एक लड़की के साथ देख लेते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? अरे माँ आप, वो माँ, ये बानी है, ये मेरी अच्छी सहेली है। हम बस ऐसे ही एक दूसरे को मिले और मंदिर आ गए दर्शन के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम दोनों क्लब डिस्को में जाने की उम्र में यहाँ मंदिर में आकर भगवान जी के दर्शन कर रहे हो। बहुत खूब बच्चों। लेकिन बेटा, तेरे सारे दोस्त तो घर आकर गए हैं, लेकिन तूने बानी को कभी घर बुलाया ही नहीं। ऐसा क्यों भला? वो पापा, दरअसल अंकल, गर्ग मुझे हर बार बुलाता है, लेकिन मैं ही हर बार उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाता है ना, इसीलिए। हाँ पापा, बानी ने सही कहा, घर ऐसा ही है। तो अभी चलो ना, चलो दर्शन करके अब घर जाकर हमें भी खाना खाना है, तो आज हम सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। लेकिन अंकल, दरअसल आज मेरा व्रत है, तो मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी, जो व्रत में खाया जाता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा और मिथिला का भी व्रत है, इसलिए घर पर व्रत का खाना तो पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, वैसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम व्रत भी रखती हो, वरना आजकल के नौजवान बच्चे
बस हर 2 घंटे में बाहर का खाना ही खाते रहते हैं। भूख तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। चलो अब घर जाकर खाना खाते हैं। दरअसल बानी और गर्व एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने घर वालों को ये बात नहीं बताई होती। फिर बानी उनके साथ घर चली जाती है। तभी बानी को देखकर अनुष्का एकदम चकित रह जाती है। ये किसके कदम चले आ रहे हैं मेरे ससुराल में? नमस्ते भाभी, मैं बानी हूँ। मैं और गर्व काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है? नमस्ते नमस्ते। अनुष्का, जाओ बेटा, जल्दी से सबके लिए खाना परोसो। और हाँ, व्रत के खाने के लिए आज तुमने जो भी बनाया है वही बानी को भी देना, क्योंकि आज उसका भी व्रत है। अच्छा ठीक है। अरे अनुष्का भाभी, आप ये सब अकेली कैसे करोगी? मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रुकिए। अरे नहीं बानी बेटा, मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं और तुमसे हम काम कैसे करा सकते हैं? ये क्या बोल रही है तेरी दोस्त बेटा? अरे रहने दो ना बानी, भाभी कर लेगी, वो तो हर रोज ही करती है। अरे बैठ जाओ बेटा, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर लेती हो, लेकिन अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी ना। सच में बानी के आने के कारण अनुष्का को बहुत गुस्सा आने लगता है। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी ना एक ही मुलाकात में इस लड़की के प्रति कितना प्यार जताने लगे हैं। जो भी हो, लड़की तो बड़ी ही गुणी और संस्कारी लग रही है, लेकिन कहीं इसका और गर्व का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। मुझे इसका पता लगाना होगा। चंदन और मिथिला को बानी बहुत पसंद आती है और वो दोनों अब उसे अक्सर घर पर बुलाया करते हैं। फिर एक दिन, आंटी, ये तेल मैं खास आपके लिए लाई हूँ। मेरी नानी माँ बनाती है ये तेल, अब इससे मैं आपकी मालिश करूंगी। गर्ग मुझे फोन पर बता रहा था कि आपके घुटनों में 2 दिनों से बेहद दर्द हो रहा है, जिसके चलते आपको काफी परेशानी भी हो रही है। हाँ बेटा, बात तो सच है, लेकिन मैं तुझसे मालिश नहीं करवा सकती। अब ये क्या वाला बात हुई? एक तरफ से तो आप ये कहती हो कि ये तुम्हारा भी घर है और तुम हमारी अपनी ही हो, और दूसरी तरफ से आप ये कहती हो कि मैं आपकी मालिश नहीं कर सकती। अब ऐसे कैसे चलेगा आंटी? इस तरह से बानी मिथिला के घुटनों की मालिश करके ही रहती है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं बानी गव के माता पिता का दिल जीतती जाती है। फिर एक दिन, आज तो घर पर कोई नहीं है सिवाय देवर जी के। अब जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो देवर जी अकेले ही रहेंगे और अपनी चाल चलने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। फिर अनुष्का चुपके से गर्व का फोन लेती है और वो बानी को मैसेज करती है, जल्दी से घर पर आओ, माँ बुला रही है तुम्हें। अब देखना, जब बानी साहिबा ये मैसेज पढ़ेगी तब वो फौरन यहाँ पर चली आएगी, और फिर दोनों जब एक साथ घर में अकेले रहेंगे तब आएगा असली मजा। और यही होता है। बानी वो मैसेज पढ़कर फौरन गर्व के घर पहुंच जाती है, और तब तक अनुष्का भी घर से निकल चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तुम यहाँ पर? हाँ गर्व, लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया है। वही अनुष्का आग में घी डालने के लिए मिथिला को कॉल करती है। हाँ अनुष्का, बोल। अरे माँ जी, ये देवर जी को क्या हो गया है? वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। कब से मैं बेल बजा रही हूँ, और पड़ोसन तो ये बोल रही थी कि उसने किसी लड़की को देखा है अंदर जाते हुए। लगता है देवर जी बानी के साथ है अंदर। मैंने तो उन्हें फोन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने तो फोन भी नहीं उठाया। क्या? अगर वो और बानी साथ में है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और बानी तो हमारे सामने भी मिल सकती है उससे, फिर अकेले में बुलाने की क्या जरूरत थी? अब ये सब मुझे क्या पता माँ जी, आप ही देखिए अपनी सपूत की करतूतें। इस तरह से अनुष्का एक प्रकार से मिथिला को भड़का देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह बस शोर शराबा चालू हो जाता है इस घर में। चैन से मुझे कोई सोने भी नहीं देता। अरे दीदी, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब 7 बजे ही उठ जाते हैं। अब आप ही देर से उठती हो तो उसमें आप ही की गलती है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? भूलो मत, मैं तुम्हारी ननद हूँ। तभी आरोही की नजर अपने पिता जगजीत के हाथ पर जाती है जिस पर प्लास्टर लगा होता है। अरे ये क्या पापा, आपके हाथ को क्या हुआ है? अरे 2 दिन से इनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और तू अभी ध्यान दे रही है। अरे कैसे ध्यान देगी सुनीता? इसे घूमने फिरने से फुर्सत होगी तब अपने परिवार पर ध्यान देगी ना। हम लोगों से ये 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करती, इससे क्या ही उम्मीद रखे अब? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मुझे क्या बस घूमने फिरने के ही काम है क्या? मैं ऑफिस के काम से थक जाती हूँ। मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, इसीलिए मैं आप सबको ठीक से वक्त नहीं दे पाती। लेकिन बाहर के लोगों के साथ तो देर रात तक वक्त बिताती है। खैर, सुबह सुबह मुझे कोई बहस नहीं करनी है। 2 दिन पहले तेरे पापा गार्डन में पैर फिसल कर गिर गए और उनके हाथ पर सूजन आ गई। क्या? हे भगवान! पापा, अब तो आपकी सूजन कम है कि नहीं? हाँ, अभी थोड़ी राहत है। अरे बेटा, जरा हम लोगों के साथ भी बात किया कर। आया कर, पिया कर, अपने बेटे को बाहर घूमने ले जाया कर। उसे तेरी जरूरत है बेटा। आखिर इस तरह तू अपने में ही क्यों रहती है? अरे माँ, आप फिर शुरू हो गई। अरे आप लोग यहाँ पर खाली बैठे हो, इसलिए आप लोगों के पास समय ही समय है। लेकिन मेरे पास ऑफिस में ढेर सारा काम होता है। मुझे पैसे कमाने हैं माँ, और अपना करियर सेट करना है। ये रिश्तेदारी वगैरह मैंने बहुत निभा ली, लेकिन अब मुझे अपने आप पर ध्यान देना है माँ। इतना कहकर आरोही वहां से चली जाती है। आरोही अपने बेटे समर के साथ मायके में ही रहती है। कुछ समय पहले उसका और उसके ससुराल वालों का खूब झगड़ा हुआ होता है, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया होता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। मुझे तो बेचारे समर पर दया आती है। अपने माता पिता की लड़ाई के कारण उसे अपने बचपन में ही ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बेशरम को तो उसके कुछ भी नहीं पड़ी। लेकिन हम अपने नाती को पूरा प्यार देंगे। हाँ सुनीता, तुमने सही कहा। आरोही बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है और उसके बेटे समर को उसके मायके वाले ही संभालते हैं। एक दिन सुनीता को आरोही की सास का फोन आता है। सुनीता जी, आरोही को बोलिए ना कि यहाँ पर वापस आ जाए। अरे कब तक वहां पर गुस्सा होकर बैठेगी वो? हमारा समर के बगैर दिल नहीं लगता। उसके चले जाने से मानो घर की रौनक ही चली गई है। बरखा जी, मैंने और जगजीत जी ने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती। बस यही कहती रहती है कि आप लोग अच्छे नहीं हो और आप लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वो ना तो खुद वहां पर रहेगी और ना ही अपने बेटे को रखेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुनीता जी। आपको कभी हमारे व्यवहार से ऐसा लगा क्या? उतने में वहां पर आरोही आती है और वो सुनीता को बात करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि वो फोन उसकी सास का ही है। अरे क्यों परेशान कर रही हो बार बार फोन करके? नहीं आना है मुझे आप लोगों के पास। अब दोबारा यहाँ फोन मत करना। लेकिन बहू, मेरी बात तो सुन ले एक बार। आरोही उनकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से में फोन कट कर देती है। आरोही, ये तूने कैसे बात की अपनी सास से? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? लेकिन माँ, आप क्यों उठाती हो उस बुढ़िया का फोन? अरे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां मैंने कितना कुछ सहा है। फिर भी आप लोग मुझे समझौता करके वहां वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा बेटा बोझ बन गए हैं क्या? अगर है तो बताओ मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग खुद से अगर तुझे और समर को बुला रहे हैं
तो तुझे भी उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। मेरा मतलब ये है कि समर को इस उम्र में अपने परिवार से अलग रखना, ये बात सही नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं उन घटिया लोगों को कोई मौका नहीं देने वाली और मेरा समर बेटा मेरे पास ही रहेगा। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाय माँ। फिर आरोही वहां से चली जाती है। भगवान जी, ये सब मुझे इस उम्र में क्या देखना पड़ रहा है। मेरी बेटी का संसार उजड़ रहा है। कृपा करके इसके जीवन में फिर से खुशियां भर दो। मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आप ही जानते हो। बस सब कुछ ठीक कर दो। ऐसे ही एक रोज मम्मा मम्मा, इस शनिवार को स्कूल में पेरेंट टीचर की मीटिंग है। सबके मम्मा पापा आएंगे। पापा तो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप तो आओगी ना? नहीं समर, मैं इस शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मम्मा। अरे क्या लेकिन मम्मा? तुम्हारी मीटिंग में मामा मामी आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना। नेहा रमन, तुम इसके स्कूल में चले जाना। लेकिन दीदी, समर की इच्छा है कि आप उसके साथ जाओ। हर किसी के माता पिता आते हैं, उसे भी तो इच्छा होती होगी ना कि आप वहां पर आओ। हर बार मैं और रमन ही जाते हैं। देखो नेहा, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम? बस दादी अम्मा बनकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू कर देती हूँ। आरोही की बातों से समर उदास हो जाता है। फिर आरोही के जाने के बाद, मामी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मम्मा मुझसे अब इतना प्यार नहीं करती और वो मुझे पापा से मिलने भी नहीं देती। मुझे दादा दादी की भी बहुत याद आती है मामी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम उदास मत हो। मामी है ना। चलो, आज हम दोनों साथ में थिएटर जाएंगे। वो तुम्हारे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की नई फिल्म आई है ना, वो देखेंगे हम। नहीं मामी, मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म। इतना कहकर समर अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दीदी के ससुराल वालों में कोई खोट नजर नहीं आती। दीदी के बर्ताव को देखकर मुझे तो वही गलत लगती है। और अगर ससुराल वालों में कोई खोट होती तो समर उनकी बुराई भी करता। वो छोटा बच्चा जरूर है, लेकिन काफी समझदार हो चुका है। नेहा को समर के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन जब आरोही की छुट्टी होती है, तभी नेहा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अरे आरोही बेटा, आज ना बहू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आज के काम तू ही कर दे। वैसे भी आज तेरा छुट्टी का दिन है ना। सारे ना सही, लेकिन जो जरूरी काम है बस वही कर दे बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? ना बाबा ना, मैं कोई काम धाम नहीं करने वाली। हफ्ते भर वहां ऑफिस जाकर काम करो और अब यहाँ घर में भी काम करो। नहीं नहीं, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा माँ। लेकिन बेटा, अगर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मेरे भी कमर में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। अरे माँ, नेहा बस नखरे कर रही है। हफ्ते भर तक तो वो एकदम ठीक थी, फिर मेरी छुट्टी के दिन ही वो बीमार कैसे पड़ गई? फालतू की नौटंकी है बस, और कुछ नहीं। तभी वहां पर रमन आता है। अरे नहीं दीदी, नेहा की तबीयत सच में खराब है, आप उसके लिए ऐसा मत बोलिए। रमन, छोटा है तो छोटा ही रहे, ज्यादा हद पार करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिन रात एक करके मैं बाहर काम करके घर में पैसे देती हूँ। नेहा क्या करती है? अब उससे घर के भी काम नहीं हो पा रहे क्या? और क्या फायदा मेरा मायके में रहकर? आप सब में और मेरे ससुराल वालों में कोई फर्क नहीं है। दीदी, आप पैसों की बात ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जितने पैसे आप देती हो ना, उसमें घर का आधा खर्चा भी नहीं निकलता। आपके पीछे नेहा ही सारे काम करती है, यहाँ तक कि समर को भी वही संभालती है। आपको तो बस ऑफिस का ही काम करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। देख रही हो ना माँ, समझा दो अपने बेटे को, वरना मैं एक लाफा दे दूंगी इसे।
बीवी की बहुत साइड लेने लगा है ये। अरे इतना भी उसे सर पर मत चढ़ा, वरना एक दिन तुझ पर ही भारी पड़ेगी वो। और आइंदा से मेरे साथ ये बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं ये सब सुनकर नहीं लूंगी। आरोही के इस बर्ताव से सभी घर वाले काफी गुस्सा होने लगते हैं। वो बस अपने पैसों का ही घमंड दिखाती रहती है और हर किसी के साथ बस बुरी तरह ही पेश आती है। फिर एक रोज जब आरोही अपने ऑफिस के कलीग के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रही होती है, तभी वहां पर विराट भी आता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आरोही? और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बाद भी तुम किसी गैर मर्द के साथ कैफे में बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। विराट, तुमने अपनी अकल बेच दी है क्या? जगह देखकर बात करो मुझसे। अरे जब मैं तुम्हारे साथ थी तभी तो तुम्हें तुम्हारी बीवी कभी नहीं दिखी, और अब जब मैं दूर हो चुकी हूँ तो अब तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है? देखो आरोही, मैंने तुम्हें कभी अपने आप से दूर किया ही नहीं है। तुम ही समर के साथ घर छोड़कर चली गई, और सारी गलती भी तुम्हारी ही थी, मेरी नहीं। और उसके बाद भी मैं और मम्मी पापा तुम्हें इतना समझा रहे हैं, बुला रहे हैं वापस, फिर भी तुम अपनी अकड़ ही दिखा रही हो। दिखाऊंगी मैं, और दिखाऊंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा उसी लायक हो। अब आज के लिए बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर आरोही वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती है, तभी वहां पर विराट को देखकर वो हैरान रह जाती है। समर बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह क्रिकेट सेट लाया है। तुम्हें बहुत दिनों से चाहिए था ना? तुम्हारे मामा मामी ने बताया कि तुमने बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं एग्जाम में। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की करो। शुक्रिया पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी बेटा। विराट, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और आप लोगों ने इसे घर के अंदर कैसे आने दिया? आरोही, ये किस तरह से बात कर रही है तू? समर है तेरे सामने, इसके बारे में तो कुछ सोच ले। समर बेटा, अपने कमरे में जा। पर मम्मा, मुझे पापा के साथ बात करनी है। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? ओके मम्मा। समर डरकर अंदर चला जाता है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ, और ना ही मेरा बेटा आने वाला है। इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और खबरदार, जो मेरे बेटे को फिर से मिलने आए तो। देखो आरोही, समर मेरा भी बेटा है, और उससे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना? ये मेरा ससुराल है, और यहाँ पर मेरे सास ससुर रहते हैं। तुम्हें रिश्तों की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अगर तुम रिश्तों की इज्जत करना जानते ना, तो आज मैं और समर यहाँ होते ही नहीं। आ रही बेटा, जाने दो ना, अब क्यों खामखा बहस कर रही हो? अपने बच्चे के लिए गुस्से को थूक दे बेटा। और ऐसी क्या बात हुई है जो तू अपने ससुराल वालों से इतनी नफरत करती है? हाँ बेटा, चली जाना वापस ससुराल। अपनी घर गृहस्थी को ऐसे मत उजाड़ बेटा। आप दोनों को क्या लगता है माँ पापा कि मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर मेरा है ही नहीं। वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। देखो विराट, चले जाओ यहाँ से। पहले ही तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, अब और दुख मत दो मुझे। ठीक है आरोही, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने बेटे से मिलने वापस जरूर आऊंगा, और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।